Alright, stationary waves continue. Stationary waves. On a string. B part है बेटा string with one end fixed, and other end free. अगर स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है तो फिर ये किस तरीके से स्टेशनरी वेव्स पैटर्न इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा, इसको समझें। पहले इसमें समझें कि फिक्स्ड एंड पे क्या है और फ्री एंड पे क्या है। एट फिक्स्ड एंड देयर इज ऑलवेज अ नोड and at free end there is always an antinode. फ्री एंड पर हमेशा एंटीनोड होगा और फिक्स्ड एंड पर हमेशा होगा नोड। अब पैटर्न में स्ट्रिंग को समझें कि ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ, ये फिक्स्ड एंड हो गया, ये फ्री एंड हो गया, फ्री एंड, फिक्स्ड एंड, और जो स्ट्रिंग का पार्ट वाइब्रेट कर रहा है उसकी लेंथ है L, मतलब दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेक्शन। जब फर्स्ट टाइम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो इसमें एक नोड और एक एंटी नोड जनरेट होगा खाली, मतलब जो फ्री एंड है वो हमेशा एंटी नोड होगा। तो कुछ इस किस्म का पैटर्न प्रोड्यूस होगा जब स्टेशनरी वेव्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होंगी। सो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टेशनरी वेव्स आएंगे इट इज F1। अब पूरे स्ट्रिंग की लेंथ में एक नोड है और एक एंटी नोड है। अब देखें नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस हमने कल डिस्कस किया कि क्वार्टर वेव लेंथ के बराबर होता है। सो लाइक कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑक्यूपाइड बाय क्वार्टर वेव लेंथ। एक्चुअली कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑक्यूपाइड बाय क्वार्टर वेव लेंथ और 4L इक्वल्स लैम्बडा 1। फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशन है v अपॉन लैम्बडा 1। व्हाट इज लैम्बडा 1? इट इज 4L। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने का एक्सप्रेशन है। कौन से सिस्टम के लिए? वही स्ट्रिंग है बट इस बार स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है वो फ्री है। तो फिक्स्ड एंड पर हमेशा नोड होगा और फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड होगा। व्हेन इट इज़ वाइब्रेटिंग एट इट्स लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, तो इसमें एक नोड और एक एंटी नोड जनरेट हुआ है और एक नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स क्वार्टर वेव लेंथ। तो कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑक्यूपाइड बाय क्वार्टर वेव लेंथ। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम जब इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो पैटर्न कैसा होगा, वो पैटर्न समझें। नेक्स्ट टाइम जब इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो पैटर्न कुछ ऐसा होगा। मतलब वन लूप एंड हाफ लूप, वन लूप एंड हाफ लूप। अब देखें कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स हैं। दो नोड्स हैं और दो एंटी नोड्स हैं इसमें, क्योंकि फिक्स्ड एंड पर हमेशा फिक्स्ड एंड पर हमेशा नोड होगा और फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड होगा। अब देखें वन लूप दैट इज ये दो नोड्स हो गए, ये हाफ वेवलेंथ की जितनी लेंथ है और ये क्वार्टर, तो आप कह सकते हैं कि 3 क्वार्टर वेवलेंथ्स हैं। कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ को 3 क्वार्टर वेवलेंथ्स ने ऑक्यूपाई किया।
this is the length of the string occupied by 3/4 wavelength. Length of string occupied by 3/4 wavelength. So length of string is occupied by 3/4 wavelength. This time it is lambda 2 because अब जो frequency it is f2 और 4l/3 this is the value for the wavelength. Frequency, speed और wavelength का relation v upon lambda, f is equals v upon lambda. The value for the wavelength it is 4l/3. न्यूमरेटर से 3 डिनोमिनेटर से 3 न्यूमरेटर में मूव करें, it will be equals 3v/4l and v/4l equals f1. v/4l it is f1, तो हम v/4l की जगह f1 लिखते हैं. So f2 it is equals 3f1. जब स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स्ड थे तो f2 2f1 के बराबर था. अब इस बार f2 जो है वो 3 टाइम्स f1 के बराबर है. ऑलराइट, सिमिलरली अगर थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? लाइक दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, इसे कहेंगे सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट ओवरटोन. सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन. सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फिर सेकंड ओवरटोन इट इज f3 equals 5f1. f3 equals 5f1. सिमिलरली फोर्थ हार्मोनिक क्या होगा? f4 equals 7f1 and so on and so on. Got it? अल्टीमेटली अब आप यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, फाइनली कह लें Fn इज इक्वल्स, अब nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1 v/4l. टू n माइनस 1 v/4l. अब सिलसिला क्या है वो क्लियर कीजिएगा. कल भी हमने n के लिए जो आइडेंटिटी सेट की थी, आज भी n के लिए वही आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी. व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ हार्मोनिक n इज व्हाट? नंबर ऑफ हार्मोनिक. अगर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है तो n की वैल्यू 1 लिखेंगे, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है n की वैल्यू 2 लिखेंगे. इसी तरीके से वॉट एवर इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक वो आपने n की वैल्यू वही इंट्रोड्यूस करनी है. देखिए दोनों इसमें केसेस में, केस A और केस B, ये केस B है, दोनों केसेस में n की मीनिंग सेम है. n इज द सेम आइडेंटिटी. केस A में भी n जो है नंबर ऑफ हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा था, केस B में भी n क्या है? नंबर ऑफ हार्मोनिक. मतलब फर्स्ट है तो n की वैल्यू 1 लिखनी है. अच्छा देखिए, अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये एक ऑड नंबर प्रोड्यूस करेगी. आज कल हमने क्या लिखा था कि जब स्ट्रिंग दोनों एंड से फेस थी वो सिंपली nv/12 था. अब है n टू n माइनस 1, ब्रैकेट से आंसर आएगा एक ऑड नंबर. अगर आप n की वैल्यू 1 लिखते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1. n की वैल्यू अगर 2 लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 1 83. मतलब दिस ब्रैकेट विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन ऑड नंबर. और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है इट इज़ 1v/4l, 3v/4l, 5v/4l, 7v/4l. मतलब ये ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चल रहा है. तो ये ऑड नंबर प्रोड्यूस करने के लिए हमने ब्रैकेट में ये 2n-1 लिखा है. क्लियर हो गया? वेयर n
द मीनिंग ऑफ एन इज सेम। एन के मायने कल भी क्या थे, नंबर ऑफ हार्मोनिक, और आज भी इसमें क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक। अच्छा, अब अगर फर्ज करें ये स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में नहीं होते, अगर एयर कॉलम वाइब्रेट करे, मतलब स्टेशनरी साउंड वेव्स की हम बात करते हैं, स्टेशनरी साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स के ऊपर भी यही मैथमेटिक्स अप्लाई होगी, लेकिन अंडर विच कंडीशन, वो कौन सा सिस्टम है जिस पर यही मैथमेटिकल मॉडल्स वैलिड रहेंगे। अच्छा, कल मैंने एक शायद nth हार्मोनिक वेवलेंथ के लिए सॉल्व किया था, एक एक्सप्रेशन याद है, nth हार्मोनिक वेवलेंथ जी, हाँ nth हार्मोनिक वेवलेंथ जी हाँ, टू एल अपॉन एन था और आज है 4l अपॉन 2n माइनस 1 हार्मोनिक वेवलेंथ फॉर द सेम सिस्टम, इट इज इक्वल्स लैम्बडा n बराबर है 4l अपॉन 2n माइनस 1, 4l अपॉन 2n माइनस 1। कैसे सॉल्व हुआ, आप इस एक्सप्रेशन में एफ एन की जगह क्या लिखें, v अपॉन लैम्बडा n, तो v कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा के लिए रीअरेंज करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशनरी साउंड वेव्स, स्टेशनरी साउंड वेव्स वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स ले रहे हैं, इन साउंड हम एयर में ले रहे हैं, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, इसको हम ऑर्गन पाइप कह सकते हैं, ऑर्गन पाइप, ए पाया, ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स, ऑर्गन पाइप जैसा फ्लूट होती है ना बेटा, फ्लूट देखिए आप लोगों ने, बस उसके जैसा ऑर्गन पाइप होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हम ऑर्गन पाइप ले रहे हैं जो कि दोनों एंड से क्या है बेटा, ओपन है। अगर दोनों एंड से ओपन है या दोनों एंड से क्लोज्ड है, मैथमेटिकल मॉडल सेम रहेगा, सिर्फ जो स्टेशनरी वेव पैटर्न बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दोनों एंड से ओपन है ऑर्गन पाइप, तो ये वो ऑर्गन पाइप है जो दोनों एंड से ओपन है। अच्छा देखें यहाँ पर स्कीम क्या अप्लाई होगी, ओपन एंड्स पर हमेशा एंटी नोड होगा और क्लोज्ड एंड पर हमेशा नोड होगा। एट ओपन एंड देयर इज ऑलवेज एन एंटी नोड एंड एट क्लोज्ड एंड देयर इज ऑलवेज, एट ओपन एंड्स देयर इज ऑलवेज a node and at closed end सॉरी एंटी नोड होगा ओपन एंड पर, क्लोज्ड एंड पर देयर इज ऑलवेज अ नोड। मतलब क्लोज्ड एंड पे पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने के लिए स्पेस नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या होगा, नोड होगा, और ओपन एंड पर हमेशा क्या होगा बेटा, एंटी नोड होगा। तो ये ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ हम अज्यूम करें इट इज़ एल, और इसमें एयर वाइब्रेट करेगी। अब वाइब्रेटिंग एयर कॉलम से जो इसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी उसका पैटर्न हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो इस स्कीम के अकॉर्डिंगली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलें, पहला जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सो अंडर दिस केस जो स्टेशनरी वेव पैटर्न है वो कैसा प्रोड्यूस होगा, जस्ट लाइक दिस। स्टेशनरी वेव पैटर्न प्रोड्यूस्ड इन दिस पाइप, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड और क्लोज्ड एंड पर नोड होता है। अच्छा चलें, दो एंटी नोड्स के दरमियान हमेशा एक नोड आएगा, सही है।
कल हमने डिस्कस किया था कि दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स हाफ वेवलेंथ. तो कंप्लीट लेंथ ऑफ पाइप इज ऑक्यूपाइड बाय हाफ वेवलेंथ. Complete length of pipe is occupied by half wavelength. So look here, complete length is occupied by half wavelength. This is fundamental mode of vibration. और 2L किसके बराबर हुआ? लैम्बडा 1. फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशन v अपॉन लैम्बडा एंड f1 इज इक्वल्स v अपॉन 2L. आई होप कि आपको याद होगा कि कल जो स्ट्रिंग का हमने केस डिस्कस किया था जिसपे स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स्ड थे, उसका भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही था. तो मतलब इसका भी सेम यही मैथमेटिकल मॉडल जो हमने कल स्ट्रिंग के लिए ड्राइव किया था वही चलेगा. मतलब F2 किसके बराबर होगा? सिमिलरली फॉर दिस सिस्टम F2 इक्वल्स 2F1 एंड F3 इक्वल्स 3F1 एंड सो ऑन. Finally, Fn equals NF1. Fn equals NF1. Is it clear? और F1 की वैल्यू क्या थी? सेम वही मैथमेटिक्स इसके लिए भी चलेगी. अच्छा, अगर फर्ज करें पाइप एक एंड से क्लोज्ड है तो फिर उसको हम किस तरीके से डील करेंगे? उसका मैथमेटिकल मॉडल सेम यही. समझें कि ये पाइप का क्लोज्ड एंड हो जाएगा, सही है, और ये ओपन एंड है. तो क्लोज्ड एंड पर हमेशा क्या है? नोड. और ओपन एंड पर हमेशा क्या होगा? एंटी नोड होगा. तो पैटर्न भी ऐसा ही बनेगा, मैथमेटिक्स भी यही. तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू एन ऑर्गन पाइप with one end closed. Organ pipe with one end closed. ठीक है, ये उसके लिए भी वैलिड है. सेम मैथमेटिक्स, बस क्या है कि मैं ये जो वेव प्रोफाइल्स बनाई हैं, जो स्टेशनरी वेव पैटर्न बना है, इसको सिर्फ पाइप बना दूँ, उसमें अंदर पैटर्न यही होगा. ऑलराइट. तो ये एक ही मैथमेटिकल मॉडल इन दो सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है. एक स्ट्रिंग के लिए जो कि दोनों एंड से फिक्स्ड है, और एक ऑर्गन पाइप जिसमें एयर कॉलम्स वाइब्रेट कर रहे हैं. इन दोनों के लिए ये एक मैथमेटिकल मॉडल वैलिड हो गया. क्लियर हो गया पॉइंट? सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टेशनरी वेव्स इन आवर सिलेबस. ओके, नेक्स्ट मैं ये साइड ट्रेस करूँगा. आपको वर्कशीट मिल गई है बेटा? वेव्स एंड ऑसिलेशन वाली मिल गई है ना? किस पे? नहीं, ये वो वाला पाइप. हाँ ठीक है, उसमें भी अगर आप किसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर लें चल जाएगा. ठीक है भाई. एक सवाल है आप सबसे, जरा देखें. एग्जाम्पल फॉर दिस, a 2 meter long string vibrate in fixed at both ends. A 2 meter long string fixed at both ends vibrates in 8 loops. 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग है, दोनों एंड से फिक्स्ड है,
8 लूप्स में वाइब्रेट हो रही है जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई है। व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट 200 हर्ट्ज। जब 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस की हैं तो स्ट्रिंग 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग है, कितने लूप्स में वाइब्रेट कर रही है? 8 लूप्स में वाइब्रेट कर रही है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस एट दिस टाइम? 200 हर्ट्ज। क्लियर हो गया ये? 8 लूप्स में वाइब्रेट करने का मतलब कौन सा हार्मोनिक प्ले हुआ है? कल वाले डिस्कशन को देख के बताएं। स्ट्रिंग दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है, नंबर ऑफ लूप बढ़ रहे हैं तो क्या नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बढ़ रहे हैं? जरा चेक कीजिएगा। 8th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज 8th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। कौन सी है ये? 8th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? बल्कि आप ऐसा करें 240 हर्ट्ज लिख लें, इट्स नॉट 200, ताकि डिवीजन आसानी हो जाए। कैलकुलेट A part wavelength, B part fundamental frequency। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? बल्कि वेवलेंथ के बाद आप स्पीड कैलकुलेट करें और फंडामेंटल स्पीड। पहले तो आप वेवलेंथ बताएं कि वेवलेंथ क्या है। जी हाँ, वेवलेंथ 8 लूप्स हैं बेटा। कितने लूप्स हैं? 1 लूप इक्वल्स हाफ वेवलेंथ। तो 8 लूप्स का मतलब 4 वेवलेंथ्स की लेंथ कितनी है? 2 मीटर्स। तो वेवलेंथ कितनी हो गई? देखें, 8 लूप्स आर ऑक्यूपाइंग 8 loops are occupying a length of 2 meters। कितनी लेंथ ऑक्यूपाई की है? 2 मीटर। दिस इज 2 मीटर्स। जरा काउंट करो इस 2 मीटर्स की लेंथ में कितनी वेव प्रोफाइल्स हैं पूरी? 1 2 3 एंड 4। 4 कंप्लीट वेव प्रोफाइल्स हैं। 4 कंप्लीट वेव प्रोफाइल्स हैं। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ए पार्ट चेक कीजिए बेटा। A part 4, yes, 4 lambda equals 2 meter. So lambda will be equals 2 upon 4 meter. So it will be equals 0.5 meter. तो वेवलेंथ कितनी हो गई? 0.5 मीटर। Once you know the wavelength, you would be able to solve for the speed. अब कैसे स्पीड पता चलेगी? C part मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। It is V is equals F lambda. What is the frequency of this 8th harmonic? 240. 240 multiplied by 0.5, it will be equals 120 meter per second। 120 meters per second। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं आप। B part, you need to solve for the fundamental frequency। fundamental frequency कितनी है? F1 is equals F8 upon 8। because this is 8th harmonic frequency, 8 loops में vibrate हो रहा है। so what is the value for the F8? 240 hertz divided by 8, that is 30 hertz। so fundamental frequency it is 30 hertz। क्लियर हो गया बेटा? ये कुछ इस किस्म की इंक्वायरीज हैं। अब ये तो मैंने टोटल 3 चीज़ें आपसे पूछी हैं, कोई एक आध आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। अच्छा, एक और इसमें मैं आपसे ऐड कर दूँ। इसमें ये बताओ D, what is the distance between first antinode and 5th node is the distance between first antinode and 5th node will be
ये डिस्टेंस सॉल्व करना है, पहला एंटी नोड से लेकर 5वें नोड तक का डिस्टेंस। अब देखो ये है पहला एंटी नोड, 5वां नोड कौन सा है, 2 3 4 5, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, पहले एंटी नोड और 5वें नोड के दरमियान डिस्टेंस। जब हम नोड्स को काउंट करेंगे तो पहला नोड काउंट होगा, पहला नोड काउंट होगा। सो फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फिफ्थ नोड है और फर्स्ट एंटी नोड है, फर्स्ट एंटी नोड से फिफ्थ नोड तक कितना डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे सॉल्व करना है, पहले तो देखें इतने डिस्टेंस में कितनी कंप्लीट वेव प्रोफाइल्स हैं। इट्स नॉट कंप्लीट वेव प्रोफाइल्स, 1 and 3/4, 1 कंप्लीट है, ये देखिए 1 कंप्लीट है और 3/4 है। समझ में आई बात। अगर आप नंबर ऑफ वेव प्रोफाइल से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, नंबर ऑफ लूप से आइडेंटिफाई कर लो। सो टोटल नंबर ऑफ लूप्स क्या है, 3.5। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इधर देखो हाउ मेनी लूप्स, 3.5, 3.5 लूप्स लिखो, गॉट इट। इसकी लेंथ सॉल्व करनी है, इसकी क्या करनी है आपको, लेंथ सॉल्व करनी है। 3.5 लूप्स कितने होते हैं, चेक इट आउट। 3.5 लूप का मतलब हाफ वेवलेंथ, 1 लूप इक्वल्स हाफ वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ, जी हाँ, व्हाट इज वेवलेंथ, 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 अगेन। Now 3.5 divided by 4, 0.875 meters. This is how you'll do this calculation, okay? Next है जी बेटा, अरे वो वेवलेंथ से आया ना बेटा, वो 0.5 थी, उसकी जगह मैंने 1/2 लिख दिया। वेवलेंथ की वैल्यू 0.5 थी, या तो मैं यहाँ 0.5 लिखता या 1/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी हैव साउंड। साउंड वेव्स आर longitudinal and mechanical waves. Sound waves are mechanical waves. Sound waves are longitudinal साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव्स की नेचर है लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों में फ़र्क कीजिएगा। ट्रांसवर्स वेव क्या है और लॉन्गिट्यूडनल क्या है। ट्रांसवर्स वेव्स नहीं, ऐसी वेव्स जिनमें ऑसिलेशंस वेव के डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो। When oscillations are perpendicular to the direction of wave motion, when oscillations are perpendicular to the direction of energy transfer, yeah, to the direction of propagation of waves, जब ऑसिलेशंस वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शामिल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाटर वेव्स, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, etc.
Then longitudinal waves, when oscillations are parallel to the direction of energy transfer. When oscillations are parallel to the direction of energy transfer. When oscillations are parallel to the direction of energy transfer, then we call that longitudinal waves. In examples हैं इसकी sound and waves on a spring, sound waves and waves on a spring, on a spring. ठीक है, ऑसिलेशंस वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगी, अगर ऑसिलेशंस वेव की डायरेक्शन के पैरेलल है तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी. सो साउंड वेव्स मैकेनिकल तो हैं, लेकिन साउंड वेव्स नेचर में क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. मतलब पार्टिकल्स या जिस भी मीडियम में साउंड ट्रेवल करेगा उसके पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल एंटी पैरेलल ऑसिलेट करेंगे. ये है इसका मतलब. साउंड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव्स, are also called pressure waves because sound produces variations in pressure. Because sound produces variations in pressure. Because sound produces variation in pressure. टाइप्स हैं साउंड की, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड. साउंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स. ठीक है, साउंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स. इसे हम कहते हैं ऑडिबल साउंड. फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज से. ठीक है, ये हम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग साउंड सुन सकते हैं वो सुनने की बात हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर वोकल कॉर्ड्स. हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सुन सकते हैं उसकी बात हो रही है. सही है. देन ऑडिबल के बाद है इंफ्रासाउंड. साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज. नंबर 3 अल्ट्रासाउंड. greater than 20 किलोहर्ट्ज. मतलब ह्यूमन हियरिंग रेंज, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन हियरिंग में, अगर साउंड 20 जो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वैल्यू, जो स्टार्टिंग वैल्यू है 20 हर्ट्ज, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो हम कहेंगे उसको इंफ्रासाउंड है, और अगर उससे हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड है देन इट इज टर्म अल्ट्रासाउंड. गॉट इट. तो ये साउंड की 3 टाइप्स हैं, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड. अच्छा, अब इसमें फर्दर है प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन इन एयर. सॉरी, मैं ये साइड रेज करूंगा. प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन इन एयर. प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपेगेशन इन एयर.
production and propagation of sound in air. प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड प्रोपेगेशन हम एयर मीडियम कौन सा है जिसमें डिस्कस करें, दैट इज एयर. अच्छा देखें, साउंड जो है वाइब्रेटिंग सोर्सेज से प्रोड्यूस होता है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज. वाइब्रेटिंग sources. In air, sound travels in the form of compressions and rarefactions. In air, that is gases, it travels in the form of compressions and rarefactions. Sound is produced by vibrating sources. Air में sound compressions और rarefactions की फॉर्म में ट्रेवल करता है. ये compression क्या है और rarefaction क्या है, इसको क्लियर कीजिएगा. Let's suppose this is the source of sound, maybe a loudspeaker. इसका diaphragm वाइब्रेट करेगा तो ये साउंड जनरेट करेगा. और ज़रा देखें, जब ये लाउड स्पीकर जिसको हमने किसी सिग्नल जनरेटर से कनेक्ट किया, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट कर रहा है, सिग्नल जनरेटर, लाउड स्पीकर कनेक्टेड टू अ सिग्नल जनरेटर. सिग्नल जनरेटर से एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लाउड स्पीकर को मिलेगा और लाउड स्पीकर जो है वो वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी पर. दिस इज लाउड स्पीकर. इस लाउड स्पीकर की वाइब्रेशन की वजह से जो इसके डायाफ्राम के नज़दीक एयर पार्टिकल्स होंगे वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे. ये उनको वाइब्रेट करवाएगा. वो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करें उनकी वाइब्रेशन की वजह से एयर में कुछ इस तरह के किसी भी टाइम पर रीजन्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये रीजन्स स्टैटिक नहीं होंगे. ऐसे रीजन्स जहाँ पर नंबर डेंसिटी पार्टिकल्स की ज़्यादा और ऐसे रीजन्स बनेंगे जहाँ पर पार्टिकल्स की नंबर डेंसिटी कम. ऐसे ठीक है. साउंड इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन. अब ये जो रीजन्स हैं जहाँ पर पार्टिकल्स की नंबर डेंसिटी ज़्यादा है, इन्हें कहते हैं हम कंप्रेशंस. और ये वो रीजन्स जिधर पार्टिकल्स की नंबर डेंसिटी कम है, इन्हें कहते हैं हम रेयरफैक्शंस. तो ये दोनों हैं रेयरफैक्शंस और ये दोनों हैं कंप्रेशंस. कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस. ठीक है, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस. नंबर डेंसिटी पार्टिकल्स की जहाँ कम है और जहाँ पर नंबर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा. कंप्रेशंस क्या है? रीजन्स में नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज हाई. रीजन्स आर रीजन्स वेयर नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स is high, or regions where pressure is high, regions where pressure is high, और रेयरफैक्शंस वो रीजन्स हैं जहाँ पर नंबर डेंसिटी लो है और जहाँ पर प्रेशर लो है. ठीक है, ये हो गया कंप्रेशंस के लिए. और रेयरफैक्शंस के लिए क्या है? रीजन्स
ये रेयरफेक्शंस को लिख रहे हैं रीजन्स वेयर नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, this is for the rarefactions actually of particles is low and pressure is also low. Pressure is also low in a rarefaction. नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी लो है और प्रेशर भी क्या है बेटा, लो है। तो ये रीजन्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होगा। तो एयर में साउंड जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में मूव करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, मैंने भी आपसे कहा कि ये रीजन्स स्टैटिक नहीं रहेंगे। स्टैटिक ना रहने का मतलब समझिएगा, स्टैटिक ना रहने का मतलब ये है कि ये रीजन जिस वक्त रेयरफेक्शन है ये हर वक्त रेयरफेक्शन नहीं रहेगा, जो रीजन कंप्रेशन है वो हर वक्त कंप्रेशन नहीं रहेगा। ये रीजन्स जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी पे स्विच होंगे, ठीक है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी पे एयर पार्टिकल्स वाइब्रेशन करेंगे और ये रीजन्स उसी फ्रीक्वेंसी पे क्या होंगे, स्विच होंगे। मतलब बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन द रीजन्स और दैट पर्टिकुलर पार्ट विल स्विच एक्चुअली। नेक्स्ट साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हम एयर में डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब किसी और मीडियम के लिए वैलिड नहीं है, गैसेस के लिए वैलिड होंगे जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले है न्यूटन्स फार्मूला। कौन सा? न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, वही जिसने न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। तो न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी है। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ध्यान में रखनी है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अजम्पशन पता हो, क्योंकि ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। न्यूटन ने साउंड की स्पीड का जो एक्सप्रेशन प्रपोज किया था उसमें अजम्पशन ये ली थी कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस हैं मीडियम में, ये आइसोथर्मल प्रोसेस पे चल रहे हैं। मतलब जब कंप्रेशन होगा, मतलब गैस कंप्रेस होगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो एनर्जी फ्लो करके रेयरफेक्शन में आ जाएगी जिसमें टेम्परेचर क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया। तो नतीजा ये निकलेगा कि जो हायर टेम्परेचर रीजन से एनर्जी लोअर टेम्परेचर रीजन में आ रही है, मतलब कंप्रेशन से एनर्जी रेयरफेक्शन में आ रही है, तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट ये होगा कि एक कंबाइंड कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का ओवरऑल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए न्यूटन ने अज्यूम किया कि कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस आर अकरिंग, compressions and rarefactions are occurring at constant temperature, so the process is आइसोथर्मल। ये था न्यूटन का assumption। देन इसके बाद जो इस assumption पर न्यूटन ने जो फॉर्मूला प्रपोज किया था वो प्रपोज फॉर्मूला ये है, proposed formula, it is V is equals bulk modulus time density, bulk modulus time density, density आप ऐसे लिखें, रो से लिखें। Now what is B? This is bulk modulus, bulk modulus, ratio of change in pressure to the fractional change in volume, ratio of change in pressure
to the fractional change in volume. रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये है बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन। बल्क मॉड्यूलस B बराबर है रेशियो प्रेशर चेंज टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, where V naught is initial volume या ओरिजिनल वॉल्यूम कह सकते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम and then change in pressure, change in pressure, got it? ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर, तो ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं। तो चेंज इन प्रेशर और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का रेशियो ये है बल्क मॉड्यूलस। अच्छा देखें, कैलकुलेशन में ये इस्तेमाल नहीं आएगी इक्वेशन, बिकॉज इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि ये जिस एजम्पशन पे ड्राइव्ड है वो एजम्पशन बाद में एक साइंटिस्ट ने चैलेंज किया और वो उसने उसको सॉल्व भी किया कि भाई इसमें क्या इशू है, ठीक है, दैट इज़ लैप्लासिस करेक्शन। तो हम एक्चुअली जो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ लैप्लासिस फार्मूला, ऑलराइट। रो क्या है बेटा? इट इज़ डेंसिटी, रो इज़ व्हाट? Density. Now Laplace's correction, Laplace's equation या Laplace's formula कह लें, नॉट इक्वेशन कहें, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक Laplace इक्वेशन अलग चीज़ है। Laplace's formula for speed of sound in air. Now what Laplace's formula and what is wrong with the Newton's formula and what is wrong with assumption actually? Assumption. Laplace ने कहा ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होंगे ये बहुत क्विक होंगे, इतना फास्ट होंगे कि इस दौरान हीट एनर्जी कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन में नहीं फ्लो कर पाएगी और वो उतनी देर में कंप्रेशन जो है वो इलाका रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, हीट एनर्जी ट्रांसफर। सो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन अकर सो क्विक so that there will be no transfer of heat energy takes place between compression and rear fraction. So the process is adiabatic. Process को क्या नाम दिया गया? Adiabatic नाम दिया, ठीक है। So ये assumption थी that compression and rear fraction occurs, compressions and rear fractions occur quickly so that there is no time for heat energy to flow from compression to rear fraction, compression to rear fraction, and the processes and no transfer of energy, heat energy takes place, and the process is, yes, that is no transfer of heat energy takes place between a compression and rear fraction, ठीक है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस जो हैं वो बहुत क्विकली होंगे कि हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र होने का मौका नहीं मिलेगा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान, तो इसलिए प्रोसेस क्या है? एडियर, एंड हेंस द प्रोसेस is adiabatic,
So this is what is wrong with the Newton's assumption and formula. Okay. अब अगर एडियाबैटिकली इसको डील करते हैं या इसको एडियाबैटिक प्रोसेस काउंट करके डील करें तो फिर कुछ चेंजेस आएंगे इक्वेशन में. वो चेंजेस क्या है? Laplace's corrected formula equation number 1 it is gamma p upon rho. एक इक्वेशन ये है, ठीक है. अब ये जो गैमा है इट इज रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम एडियाबैटिक कोफिशिएंट कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? एडियाबैटिक कोफिशिएंट. मेरे ख्याल में इसका नाम यही है, एडियाबैटिक कोफिशिएंट. सॉरी, एडियाबैटिक इंडेक्स. क्या कहते हैं इसको? एडियाबैटिक इंडेक्स. मतलब इट इज द रेशियो ऑफ molar specific heat capacity at constant pressure to the molar specific heat capacity at constant volume, Cp upon Cv. ये किसके बराबर है? Cp upon Cv. molar specific heat capacities ये क्या है? molar specific heat capacities. Cp and Cv are molar specific heat capacities. ऑलराइट. अच्छा, अब अगर आप इसमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? देन यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज गैमा आर टी अपॉन एम. गैमा आर टी अपॉन एम. आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, गैमा आर टी अपॉन एम. नाउ व्हाट इज आर? मोलर गैस कांस्टेंट. गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन. और देन वी हैव मोलर मास T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहते हैं. एब्सोल्यूट टेम्परेचर या इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहते हैं. अच्छा देखिए बेटा, ये तो वो फॉर्मूला है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं एयर में या गैसेस में. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैसेस कह लें आप इसको. ये है वो एक्सप्रेशन. दो फैक्टर्स इसके अलावा हैं. पहले ये दो फैक्टर्स जो इसमें से पता चल रहे हैं वो कौन से हैं, जो दो फैक्टर्स इसके अलावा हैं वो कौन से हैं, ज़रा इनको समझिएगा. वो साइड बेस करूँ. हो गया? तुम क्या कर रहे हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस का है या एयर का है? इट्स सेम. फैक्टर्स affecting speed of sound in air. यहाँ पर हम इसमें गैसेस भी लिख सकते हैं. नंबर 1 फॉलोड बाय दैट एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ साउंड. बेटा स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड गैस में बढ़ जाएगी. नंबर 2
स्पीड ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। जितना मोलर मास ज़्यादा होगा उस गैस में साउंड की स्पीड उतनी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन है। दो फैक्टर्स जो कि डायरेक्ट हैं वो इस इक्वेशन से फॉलो हो रहे हैं। अब एक बात समझिएगा, साउंड की स्पीड का डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है गैस में, मतलब प्रेशर और डेंसिटी जो यहाँ पर लिखी हुई है, साउंड की स्पीड डायरेक्टली इन दो पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। असल में फैक्टर्स ये इक्वेशन बता रही है वो नहीं। सो डू नॉट थिंक कि साउंड की स्पीड प्रेशर से चेंज हो जाएगी, प्रेशर से चेंज नहीं होगी। साउंड की स्पीड डेंसिटी ऑफ एयर से चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। साउंड की स्पीड के फैक्टर्स ये दो हैं, मोलर मास ऑफ गैस और टेम्परेचर। दो फैक्टर जो इस इक्वेशन से डायरेक्टली एविडेंट नहीं है, वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर वन, अगर मैं एयर की बात करूं तो ह्यूमिडिटी। एयर में क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने से साउंड की स्पीड एयर में बढ़ जाएगी। नंबर टू, विंड स्पीड। इन एडिशन टू दीज टू, जो कि एक्सप्रेशन से डायरेक्टली एविडेंट है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्कि स्पीड इंक्रीजेज व्हेन ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीजेज। स्पीड ऑफ साउंड इन air increases when humidity level increases। ठीक है। नंबर फोर, स्पीड ऑफ साउंड is also affected by wind speed. It is also speed of sound in air is affected by wind speed. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ेगी, साउंड की स्पीड अगर तो विंड की डायरेक्शन में जा रहा है तो बढ़ जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से अफेक्ट करेगा। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डायरेक्टली एविडेंट है और दूसरा। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम इतना लेंथी एक्सप्रेशन एमसीक्यूज में सॉल्व करने के लिए कम टाइम में विदाउट कैलकुलेटर तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब अगर डोंट कैलकुलेटर वर्जन है क्वेश्चंस का, तो आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे? हम इसको यूज़ करेंगे रेशियोज में। मतलब गैमा और आर, अगर एयर की बात हो रही है या किसी एक पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है तो गैमा और आर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप इन दो कांस्टेंट्स को हटाते हैं तो साउंड की स्पीड का रिलेशन ये बनेगा v1/v2 इक्वल्स, मेक इट क्लियर, t1/m1 एंड m2/t2। इस तरीके से अगर दो मुख्तलिफ गैसेस में स्पीड का कंपैरिजन हो रहा है तो दो मुख्तलिफ गैसेस हैं, दो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर तो दो मुख्तलिफ टेम्परेचर रख लें। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन है, अगर सेम गैस है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे देख रहे हैं तो वो कॉमन वाली जो है वो कैंसिल हो जाएगी और सिंप्लीफाई हो जाएगी फर्दर। मोस्टली हम इनमें से कोई एक कंडीशन कॉमन रखते हैं, लाइक सेम गैस रख लेंगे, एम सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पता चल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, स्पीड इन डिफरेंट मीडिया at standard temperature। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है बेटा? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। एयर में साउंड की स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस है 331 मीटर्स पर सेकेंड। इन सम टेक्स्ट इट इज 332, ठीक है। तो 331। वाटर में तकरीबन कितनी है इसमें? नियर अप्रॉक्सीमेटली 1500 मीटर्स पर सेकेंड। स्टील में तकरीबन 5000 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब एक बात और सुन ले, गड़बड़ एक और भी है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि हम साउंड की स्पीड एयर में सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन
साउंड की एयर में स्पीड को सॉल्व करने के लिए है, किसी और मैटर के फेज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आप गैसेस के लिए कर सकते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन आप लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करें। समझ में आई बात? सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए साउंड की स्पीड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? गैसेस के लिए वैलिड है। एक बड़ी गलती क्या करते हैं कैंडिडेट्स, इसी इक्वेशन को सॉलिड और लिक्विड पे भी लगा के प्लान कर रहे होते हैं कि देखो डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड कम होनी चाहिए, तो बता रहे हैं ज़्यादा हो रही है। बेटा तो ये एक्सप्रेशन आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये एक्सप्रेशन गैसेस के लिए वैलिड है और गैसेस के भी फैक्टर्स नहीं बता रही, गैसेस के भी फैक्टर्स ये इक्वेशन बता रही। क्लियर हो गया? तो आप पहले ये समझें कि साउंड की जो स्पीड गैसेस में हम ये एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए एक अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, उनसे हमें ये डेटा मिला। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, ज़रा इन दो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा। कंपैरिजन में हमने इस्तेमाल करना है, किस में इस्तेमाल करना है? कंपैरिजन। तो कोई भी एक स्पीड दूसरी स्पीड सॉल्व, एक स्पीड दी हो दूसरी स्पीड सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टेम्परेचर्स दिए हैं। ये हर टेम्परेचर के लिए वैलिड है एक्सप्रेशन, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें कौन सा टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे आप? मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन्स। ज़रा फ़र्क कर लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिखा है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ये है कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू हो, लेकिन वो यूनिट क्या हो उसका? केल्विन्स हो, फिर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये हर टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड है, लेकिन अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस है तो एक शॉर्ट इक्वेशन है जो शॉर्टकट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितने टेम्परेचर के लिए वैलिड है? फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर at temperatures up to 50 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है सही, अदरवाइज उसके बाद डिफरेंस बढ़ जाता है। उसके बाद डिफरेंस टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो, स्पीड एट दैट टेम्परेचर इट इज़ V0, ये V0 है, प्लस माइनस 0.61 T टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्रीज। मेक इट क्लियर, इस इक्वेशन में टेम्परेचर सेल्सियस डिग्रीज में लिखना है। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन कैलकुलेट टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस, स्पीड एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। जल्दी बताओ, साउंड की स्पीड एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? यूजिंग दिस इक्वेशन यू बी एबल टू सॉल्व दैट। देखिए ये वाली इक्वेशन में तो अर्नी हाउ आपको कंपैरिजन में ही सॉल्व करना है ना, इसका बताओ। लेकिन ये 50 से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा बड़ा फ़र्क बताएगी, इसलिए आप 343 तकरीबन है ना। चलो 343। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी, जी हाँ बेटा कहिए। हाँ भैया 0.61 मल्टीप्लाई बाय 20, सो इट वुड बी, जी हाँ 13.2, 12.2 और ये कितना हो जाएगा? 343.2। So this is the value for the speed of sound in air at 20 degrees Celsius. ठीक है? Next.
डॉपलर इफेक्ट, अच्छा ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है जो कंपैरिजन में करते हैं, जरा उसको भी एक एग्जांपल देख लें कि कैसे करना है। बस उसका सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन देखना है, वैसे है नहीं, ये सेल्सियस के लिए ना, ये शॉर्टकट है ना एक, लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेगा, उससे ऊपर नहीं चलेगा ये। हाँ, उसके बाद फिर फ़र्क बड़ा बताएगा ये ऊपर वाले इक्वेशन से, मतलब इस इक्वेशन के इस्तेमाल से और उस इक्वेशन के इस्तेमाल से फ़र्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए अप टू 50 डिग्री सेल्सियस अच्छा काम करता है, लेकिन टेम्परेचर सेल्सियस में लिखना है, ये इसकी है, तो इसमें आसानी है। उसके बाद डिफरेंस लार्ज बताएगा इसकी, इससे असल फॉर्मूला ये है, alright, now we have one more for this. The temperature at which speed of sound in air becomes twice the speed at 0 degree Celsius at standard temperature. Will be, alright, now this is the question, किस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाली स्पीड के डबल हो जाए। स्पीड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उसे क्या हो जाए, साउंड की स्पीड डबल। नाउ यू मेक यूज ऑफ दैट रिलेशन, उसमें मोलर मास हटा दो क्योंकि मोलर मास एयर है, मीडियम सेम है, सो टेम्परेचर के साथ रिलेट कर लें यूजिंग द सेम V1 ओवर V2 इक्वल्स T1 ओवर T2, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से डबल स्पीड कह रहे हैं, टेम्परेचर डबल नहीं कह रहे, स्पीड डबल कह रहे हैं। सो लाइक V1 इज ओनली V एंड V2 इज 2V0, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर की स्पीड को क्या लिखा है, V0, और टेम्परेचर 1 कितना है बेटा, 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन। सो टेम्परेचर केल्विन में लिखना है, ये टी की वैल्यू सॉल्व करनी है आपको। अब आप इसका स्क्वायरिंग कर लें, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इक्वल्स 273 अपॉन टी को सॉल्व करना था, 4 इंटू 273 क्या आंसर है, 10, श्योर। दिस इज इन केल्विन्स, सेल्सियस में कितना होगा, तो आप इसमें से 273 माइनस कर दें, सही है बेटा। सो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट, दस मिनट है, डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। वेव सम अप कर लो आज, देखिए बेटा, जब कोई भी वेव्स की सोर्स, कोई भी सोर्स हो, जरूरी नहीं है साउंड, हम वैसे डिस्कस तो साउंड पे करेंगे, बट ये हर तरह के सोर्स ऑफ वेव्स के लिए वैलिड है। जब भी सोर्स ऑफ वेव्स और डिटेक्टर या ऑब्जर्वर कह लें, सोर्स ऑफ वेव्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन होगा, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो रियल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी।
इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, इसको हम डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जब भी सोर्स ऑफ वेव्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं, या तो उनके दरमियान सेपरेशन बढ़े या तो उनके दरमियान सेपरेशन कम हो, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, then the observed frequency will be different than real frequency. observed frequency किससे डिफरेंट होगी, रियल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, डॉपलर। द शिफ्ट इन observed frequency of waves by the relative motion of source and observer. This effect is called Doppler effect. This effect Doppler effect. ठीक है, अच्छा इफेक्ट तो लाइट पे भी लगेगा, लेकिन ये जो मैथमेटिकल मॉडल हम डिस्कस करेंगे, ये मैथमेटिकल मॉडल लाइट के अलावा बाकी सब वेव्स के लिए वैलिड है। किसके अलावा, लाइट के अलावा। लाइट के लिए डॉपलर रेडशिफ्ट या वो अलग उसका एक्सप्रेशन होता है डॉपलर शिफ्ट का, उसको हम कॉस्मिक रेडशिफ्ट भी कहते हैं। चलें, पहला केस है इसमें सोर्स ऑफ वेव्स रेस्ट में है, स्टेशनरी सोर्स और मूविंग ऑब्जर्वर। स्टेशनरी सोर्स और ऑब्जर्वर क्या है, मूवमेंट। ऑलराइट, स्टेशनरी सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स और ये है वेव फ्रंट्स। ये जो बनाए ना बेटा सर्कल्स, ये क्या है, ये है वेव फ्रंट्स। ये जो लाइंस बना रहा हूं ये डायरेक्शन ऑफ वेव बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। मेक इट क्लियर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स, हर तरफ जा रही है वेव्स। ऑब्जर्वर हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स रेस्ट में। सोर्स क्या है, रेस्ट में। हम इसके टोटल 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, स्टेशनरी सोर्स, मूविंग ऑब्जर्वर, देन स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूविंग सोर्स एंड देन बोथ आर इन मोशन, राइट। हो गया, हाँ तुम शरारत कर रहे हो। आज पहली मरतबा क्या 6 पेज लिखे हैं, और आपने बरकत हो गई है बेटा 6 पेज में। ऑलराइट, चलो लास्ट है इसमें बस। लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जर्वर, ये डिटेक्टर है, ये लाउड स्पीकर माइक है। माइक एक ऑसिलोस्कोप से कनेक्टेड है, ऑसिलोस्कोप डिटेक्ट करेगा ये ऑसिलोस्कोप का ट्रेस, इस पे इस तरह का वेव फॉर्म बनेगा, सही है। तो ये माइक्रोफोन क्या बेटा, ये है ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर साउंड की, ये साउंड की स्पीड, वेव्स की स्पीड v, वेव्स की स्पीड को v लिख रहे हैं, और ऑब्जर्वर मतलब ये माइक हम इस वेव की सोर्स के नज़दीक लेके जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जर्वर। आइडेंटिटीज देख लें, मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स। मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स। मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स। ए पार्ट, मोशन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स सोर्स, सॉरी। जब कोई ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज v। आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे लिख लें, v माइनस वी ओ। व्हाट इज माइनस वी ओ या प्लस वी ओ? वजह क्या है? प्लस क्यों आ गया है? प्लस क्यों आ जाएगा? देखें, साउंड की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में ही माइनस आता है, इसमें माइनस इसलिए लिखा कि इनकी डायरेक्शंस ऑफ मोशन क्या अपोजिट है, इसलिए इसको माइनस लिखा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? v प्लस वी ओ। ये क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ ओ, इसमें हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल की। इट विल बी इक्वल्स डिवाइडेड बाय वेवलेंथ एंड अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग हमें फॉर्मूला मिलेगा v प्लस वी ओ अपॉन v इंटू एफ। ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। इट इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। इट इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। ये है रियल फ्रीक्वेंसी f। अगर साउंड की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं हाई पिच साउंड डिटेक्टेड, और लाइट में इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ये दो आइडेंटिटी है। देखें, साउंड में क्या कहेंगे? हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड विल बी डिटेक्टेड। और लाइट की बात करें तो ब्लू शिफ्ट अकर्स। क्या होगा? ब्लू शिफ्ट अकर्स। अब इसका ऑपोजिट, मोशन अवे फ्रॉम सोर्स, मोशन अवे फ्रॉम सोर्स। मोशन अवे फ्रॉम सोर्स क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इट विल बी इक्वल्स v माइनस वी ओ, एंड देन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स v माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v होल इनटू f। सो ये दो इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस बेटा। अब क्या होगा इसका ऑपोजिट? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन, इट इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी। और अगर हम बात करेंगे साउंड के लिए तो क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे? लो पिच साउंड, डिटेक्टेड एंड रेड शिफ्ट अकर्स। Got it? ये आइडेंटिटीज हैं। लो फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब लो पिच साउंड डिटेक्ट होगा, और अगर लाइट की बात करेंगे तो लाइट के केस में रेड शिफ्ट होगा। मतलब आप कभी रात में स्टार्स को देखें तो कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो आपको ब्लूइश नज़र आएंगे और कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो आपके रेडिश नज़र आएंगे। तो जो ब्लूइश नज़र आ रहे हैं ये वो स्टार्स हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, और रेडिश जो स्टार्स अपेयर हो रहे हैं ये वो स्टार्स हैं जो हमसे दूर जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज हैं आप इनको ध्यान में रखिएगा। और अगर कोई वाटर वेव्स है या कोई भी दूसरी अगर मैकेनिकल वेव्स है तो उनके लिए आप ये टर्म इस्तेमाल करेंगे दैट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन और ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। जी बेटा, हमने v इज इक्वल्स एफ लैम्डा इस्तेमाल किया, लैम्डा इज इक्वल्स v अपॉन एफ इस्तेमाल किया, इधर यूज किया तो ये आंसर आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी ये आ गई। अब इसका केस 2, अब मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दूंगा, एक्सप्रेशन को देख लीजिएगा। केस 2 और केस 3। केस 2 में मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, moving source and stationary observer, motion towards observer, observed frequency it will be equals v upon v minus vs। इस मर्तबा सोर्स मूव कर रही है, this is speed of source, real frequency, real speed of waves, observed frequency। B part motion away from observer, V upon V plus Vs। अब इसमें भी वही दो इफेक्ट्स होंगे। आप ए पार्ट के लिए इसके जो ए पार्ट के इफेक्ट्स थे आप एज इट इज वही अप्लाई करेंगे, दैट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी, एंड फॉर द केस ऑफ साउंड अ हाई पिच साउंड विल बी डिटेक्टेड, फॉर द केस ऑफ लाइट ब्लू शिफ्ट अकर्स। अवे फ्रॉम के लिए सेम वही कि द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी। कैसे लेस हो रही है देखें, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ वेव्स है और डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ वेव्स में क्या जमा हो गई है, स्पीड ऑफ सोर्स। सो हेयर स्पीड ऑफ सोर्स इज वीएस, वीएस क्या थी इसमें 0, जिस केस के लिए डायग्राम बनाया था फर्स्ट पार्ट के लिए, अब वीएस की वैल्यू नॉन जीरो है। ऑलराइट, लास्ट है क्या बेटा, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, बोथ यस सोर्स एंड ऑब्जर्वर are moving, motion towards each other। अच्छा आप देखें इसमें प्लस माइनस कर लीजिएगा, motion towards each other, observed frequency will be equals v plus vo v minus vs whole into f, motion away from each other। It is observed frequency v minus vo or v plus vs whole into f। आइडेंटिटीज आप देख लें, vs, f is real frequency of waves, speed of waves, speed of observer, and vs speed of source। ऑफ वेव्स, ये आइडेंटिटी है बेटा। एफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई और बाकी आइडेंटिटीज है जिसमें हमने इस्तेमाल किया। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।